तो इंडिया से 40 लाख बेल्स ये एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन अभी 12 लाख ही हुए। इसके कारण एक्सपोर्ट का भी मार्केट धीमा है। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा, और उसका इम्पैक्ट धागे के प्राइसेस पे आ रहा है। धागे के प्राइसेस पे जब आता है तो जिनिंग से जो कॉटन निकलता है, बेल्स निकलते हैं, उस पे आता है। और उस पे जब आता है, जो फार्मर के पास कॉटन होता है या जो वो प्रोड्यूस करते हैं, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और आज देखें तो कल का मार्केट 7,300 था पर क्विंटल, और अभी आज का मार्केट 50 रुपये से वो गिरा है। तो ये जो इम्पैक्ट है उसका थोड़ा सा पढ़ाई करके, उसका एनालिसिस करके केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट को चालना देनी चाहिए, जिसके कारण ऑटोमेटिकली कॉटन का जो धागा है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। उसका डिमांड बढ़ेगा तो कॉटन का डिमांड बढ़ेगा। और अगर ये 7,200 को अगर किसान ये कॉटन बेच रहा है तो उसको ये प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसानों को मैंने बात की तो उन सबका कहना है कि 12,000 रुपये के आसपास अगर कॉटन रहेगा तो उनका खर्चा निकलेगा। अगर किसानों के साइड से अगर बात करें तो उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो ऑलमोस्ट 50% से गिरी है। पानी नहीं है, जो कॉटन का साइज़ है वो छोटा है, और उस सब के कारण ये जो फार्मर है कॉटन का, उसको बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है। और ये युवा संघर्ष यात्रा जो 800 किलोमीटर का प्रवास करते करते हम जा रहे हैं, तो उसमें हम युवाओं से मिल रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसायिक हैं उनसे मिल रहे हैं, विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, जो जिसके पास खेत नहीं है और किसी और के खेत पे जाके वो काम करते हैं, उन सब से मिलते हुए व्यापारियों से बात कर रहे हैं। और सबसे बात करते करते हम उनको जो प्रॉब्लम्स है वो छूट नहीं रही। और हम सबका वही कहना है कि ये जो इश्यूज़ है, रियल इश्यूज़ है, जो कॉमन मैन की इश्यूज़ है, उस पर फोकस देना चाहिए। आज पुलिस भर्ती नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होती है उसमें सबसे बड़ा रेशो महाराष्ट्र का था, अभी वो रेशो नहीं रहा। अगर इन्वेस्टमेंट ही महाराष्ट्र में नहीं हो रही तो जो यूथ यहाँ पे इंजीनियर बन रहे हैं या कोई और डिग्री ले रहे हैं, उनको अगर हाथ को काम नहीं। अभी एक युवा से मैं मिला जो आईटी इंजीनियर है, अभी चाय बेच रहा है। ये चीज़ें बहुत गलत है। तो सरकार इस पे फोकस करते हुए कुछ अच्छा करने का सोचना चाहिए। इनके लिए कुछ पॉलिसी लाने की सोच रही है, लेकिन ये सरकार उस बारे में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही। इसलिए उनका ध्यान ये रियल इश्यूज़ पे आए, लोगों का ध्यान ये रियल इश्यूज़ पे आए, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है। सर, एक सवाल है, सरकार बदलने के बाद आपकी बहुत लंबी यात्रा चल रही है, क्या आप बता पाएंगे कि जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? कि आपको लगता है कि परिवर्तन होगा आगे समय में? परिवर्तन होगा नहीं होगा उसका मैं सोच ही नहीं रहा। मैं या सब जो पदयात्री या जैसे आज सब छत्रपति संभाजी नगर के जब युवा कार्यकर्ता है, सब सीनियर लोग हैं, उन्होंने मिलके इस यात्रा को सपोर्ट किया। इन सब का और हमारा कहना है कितने लोग चलने के लिए आते हैं उससे इम्पोर्टेंट है हम मुद्दा कौन सा ले रहे हैं। हम कोई पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं या कोई बड़ी यात्रा हो, रैली हो, लेकिन हम सबका कहना यही है कि सरकार हमारे यात्रा को देखते हुए जो रियल इश्यूज़ है उस पर फोकस करे। सर अजीत दादा पवार, आप एक ही फैमिली से आते हैं। जब नागपुर का सेक्शन होगा, अजीत दादा पवार सामने रहेंगे और आप भी सामने रहेंगे, कैसा लगता है फैमिली के बाद एक विरोध में आना, जनता के हित में लड़ाई लड़ना, कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा? ऑलरेडी बम्बई में हमने बात की है आमने सामने। वहाँ पे अगर हम एक ही महीना हुआ था सरकार बदलते हुए, अभी तो बहुत बड़ा टाइम हो गया। लोगों के हित के विषय मानते हुए अगर सामने कोई भी हो जो लोगों का हित नहीं देखता, तो हम लोगों का हित लेते हुए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर का आखिरी सवाल, इस यात्रा के द्वारा महाराष्ट्र की जनता को खास बड़ा संदेश आपके द्वारा? मेरा महाराष्ट्र की जनता को ये कहना है, ये जो सरकार है राज्य की, वो विकास पे बात नहीं कर रही, और विकास पे वो बात नहीं कर रही है इसलिए वो समाज में एक विभाजन करने का प्रयास कर रही है। हिंदू मुस्लिम उन्होंने प्रयास किया, अगर कोल्हापुर में देखा, अमरावती में देखे या नगर में देखे, लेकिन उसको सक्सेस नहीं आया। तो अभी वो समाज में जैसे कि ओबीसी विरुद्ध मराठा करने का वो प्रयास कर रही है। तो मेरा जनता को यही कहना है कि आपकी जो रियल इश्यूज़ है, जो रियल पॉलिसीज़ या धोरण हमको देखने चाहिए, उस पर फोकस करें। खुद में झगड़ते हुए ये जो
समानता एकता हमने जो सोसाइटी में मेंटेन की है आज, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जो जानबूझ के जो रणनीति कर रहे पॉलिटिकल, उनको सक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो रियल इश्यूज़ पे वो जो लड़ेंगे उनके साथ वो रहे, ऐसा भी विनती करता हूँ। मुस्लिम समाज आपके साथ है, आप मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए क्या कहेंगे? अगर आप देखें तो हमारा जो पॉम्पलेट है, उस पॉम्पलेट में हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के साथ धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, और अभी चलते चलते बंजारा समाज का भी डेलीगेशन हमसे मिले थे। उनका भी कहना है कि हमारे बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो युवा है वो कॉलेज से दूर है, स्कूल से दूर है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ये सब मुद्दा हम लेके जा रहे हैं। रोहित दादा तुम संघर्ष करो, रोहित दादा तुम आगे बढ़ो। ये संघर्ष यात्रा किस लिए है? ये संघर्ष यात्रा इसलिए निकाली गई है कि महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगार युवक, शेतकरी, कामगार, महिला, युवती, अल्पसंख्यक और सभी समाज के जितने भी लोग हैं, उन लोगों पर अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को आने वाले नागपुर के अधिवेशन में बात उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए आमदार रोहित दादा पवार के नेतृत्व में पुणे से नागपुर तक 800 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू हो चुकी है 16 नवंबर से। और ये यात्रा आज बीड जिले के गेवराई तालुके में चल रही है। यहाँ से हर रोज 22 से 25 किलोमीटर का सफर करते हुए ये यात्रा नागपुर के अधिवेशन में जाएगी और वहाँ पर 12 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी वाले और युवक के नेतृत्व वाले युवती सभी लोग जो है, तो वहाँ पर आके 12 तारीख को नागपुर के अधिवेशन में आवाज उठाया जाएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में 12 दिसंबर को पूरे राज्य का बड़ा मेळावा लिया जाएगा और विधानसभा के अंदर भी, और साथ ही साथ पब्लिक के ऊपर भी, रोड पर भी आवाज उठा के पूरे यात्रा को सफल करने की कोशिश चल रही है। आज जो है हम यहाँ बीड जिले के गेवराई तालुके में आए हुए, औरंगाबाद जिले से तकरीबन 100 गाड़ियों के जरिए से 500 से 1000 तक कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल होने को आए हुए। आज दिन भर रहेंगे और कल भी रहेंगे। इस तरह से ये पदयात्रा शुरू है। औरंगाबाद से हमारे शहर जिलाध्यक्ष हाजी ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला साहब, जिले के अध्यक्ष पांडुरंग पाटील तांगड़े, माजी आमदार और माजी अध्यक्ष संजय वागचौरे, माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ नेता सुधाकर दादा, तो उन्होंने इसी तरह से कई युवक के युवती हैं और सभी पदाधिकारी, आजी माजी ज्येष्ठ पदाधिकारी सब इस यात्रा में शामिल हुए। युवा संघ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रोहित दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित दादा तुम आगे बढ़ो।